हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है ये उन्हीं 4 सभ्यताओं का रिवीजन है। हम इसमें उन 4 सभ्यताओं का अध्ययन पूर्ण रूप से करेंगे। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। जैसा कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमारा जो टॉपिक था राजस्थान की सभ्यताएं। और इन सभ्यताओं में हमने 4 सभ्यताएं पढ़ी। जैसे हमने बात की थी, नंबर 1 पर हम जो सभ्यता पढ़ने वाले थे उन सभ्यताओं का नाम क्या था। तो नंबर 1 पर थी आहड़। यह सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ताम्रपाषाणिक सभ्यता थी। हमारी जो दूसरी सभ्यता थी वो थी कालीबंगा। और कालीबंगा सभ्यता को हमने पढ़ा था IVC के तहत, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में। तीसरी हमारी जो सभ्यता थी वो थी गणेश्वर सभ्यता। इसको भी हमने पढ़ा ताम्रपाषाणिक काल में। और हमारी अंतिम जो सभ्यता थी वो थी बैराट सभ्यता, जिसको हमने पढ़ा लोहयुगीन सभ्यताओं में। ठीक है, तो हमने ये 4 सभ्यताओं का अध्ययन किया। इन 4 सभ्यताओं का ही हमने रिवीजन करना है। तो अब बात करते हैं पहली हमारी सभ्यता आहड़ सभ्यता की। यदि हम इसके स्थल की बात करें तो आहड़ की सभ्यता हमें उदयपुर से प्राप्त हुई है। यदि हम इसकी नदी की बात करें तो नदी थी बेड़च नदी। यदि इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। जबकि इसका उत्खनन की यदि बात करें तो उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। और दूसरे उत्खननकर्ता हमने पढ़े थे RC अग्रवाल। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी आहड़ सभ्यता जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता है उसी का एक भाग है। हमने इसके बारे में पढ़ा। यहाँ हमने देखे कि ताम्रपाषाणिक सभ्यता कहा गया। इसे कौन सी सभ्यता कहा गया? ताम्रपाषाणिक सभ्यता। इसके अलावा हमने यहाँ जाना कि ताम्रपाषाणिक सभ्यता इसे क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ से हमें तांबे के बड़े बड़े ढेर मिले हैं। ठीक है, ताम्रपाषाणिक सभ्यता है। हमने इस सभ्यता के कुछ उपनाम भी पढ़े थे। यदि आपको याद है तो इसका पहला उपनाम हमने बताया था धूलकोट। दूसरा उपनाम जो हमने यहाँ का पढ़ा था बनास की सभ्यता। एक उपनाम हमने इसका पढ़ा था आघाटपुर या आघाट दुर्ग। और अंतिम जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ताम्रवती नगर। ये 4 हमने इसके उपनाम पढ़े थे। ठीक है, और इन 4 उपनामों के साथ हमने इसकी शुरुआत की थी।
उसके बाद हमने पढ़ा कि ये सभ्यता में कौन कौन सी सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त हुई। यदि हम सामग्री की बात करें तो हमें यहाँ से तांबे के ढेर मिले हैं, बड़े बड़े ढेर मिले हैं, और इन तांबे के बड़े बड़े ढेरों के कारण ही इसे क्या कहा गया, ताम्र पाषाणिक संस्कृति या ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहा गया। अब जब हमें यहाँ तांबे के ढेर मिले हैं तो यहाँ के निवासियों से हमें ये पता लगता है कि यहाँ के निवासियों ने तांबे का व्यापक उपयोग किया, तांबे का व्यापक इस्तेमाल किया। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ से तांबा इतना अधिक विस्तृत रूप में मिला है। यदि हम यहाँ से बात करें तो हमें यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी मिली है। तांबा गलाने की भट्टी हमें यहाँ से मिली है। इसके साथ हमें यहाँ से तांबा की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि हमें यहाँ से 2 कुल्हाड़ी मिली हैं। ये कुल्हाड़ी भी कैसी, तांबे की, क्योंकि यहाँ से जो सामग्री हमें मिल रही है वो सभी सामग्री कैसी है, तांबे की। अधिकतम जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, तांबे की। हमें यहाँ से मिट्टी के बर्तन यानी कि मिट्टी के कोठे या गारे, ये क्या काम आता है, कोरे, ये क्या काम आते हैं, तो ये भंडारण के लिए काम आते हैं। तो हमें यहाँ से कोठे या गारे भी मिले हैं, और ये किसके थे, मिट्टी के थे। इनका काम क्या था, इनका काम था भंडारण का। भंडार किसका करेंगे, तो अनाज का भंडारण किया गया हो। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसमें तो हमें यहाँ से और क्या मिला है, तो हमें यहाँ से पूजा के बर्तन मिले हैं, पूजन सामग्री के बर्तन जिनमें पूजन किया जाता हुआ। हमें यहाँ से माप तोल के पाट मिले हैं, पाट या सामग्री जो भी है वो सामग्री मिली है। हमें यहाँ से रंगाई छपाई के प्रमाण मिले हैं, रंगाई छपाई के प्रमाण मिले हैं। हमें यहाँ से काले और लाल रंग के क्या मिले हैं, मृदवान, BRW, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, BRW मृदवान, और BRW का मतलब क्या है, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, काले और लाल रंग के मृदभांड हमें यहाँ से मिले हैं। हमें यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, धान की खेती की जा रही थी, इस चीज का भी हमें यहाँ से प्रमाण मिला है। हमें यहाँ से 6 यूनानी मुद्रा मिली हैं, और या इधर नोट डाउन, हमें यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं, और इन मुद्राओं पर किसकी आकृति मिली है, अपोलो की। ठीक है, अपोलो कौन था, तो यूनान का देवता है अपोलो। इसके अलावा हमें यहाँ से एक साथ कई चूल्हे मिले हैं, क्या मिले हैं, कई चूल्हे एक साथ मिले हैं। ये हमारे किसको बताते हैं, तो ये संयुक्त परिवार प्रथा को बताते हैं कि संयुक्त प्रथा रही होगी। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ से आहट के निवासियों ने जो मकान बनाए, वो मकान की नींव जो बनाई, वो नींव में क्या यूज किया है इन्होंने, पत्थरों का। तो मकान की जो नींव थी, नींव में क्या यूज किया इन्होंने, पत्थरों का इस्तेमाल किया।
ठीक है। यदि यहाँ की बात करें तो ये सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक है। कैसी है ये? प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है। ये चीजें हमने आहड़ के बारे में पढ़ी थी। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप हमसे बात कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन करेंगे। आगे हम बात करते हैं अपनी अगली सभ्यता की। यदि हम अगली सभ्यता की बात करें तो हमारी अगली सभ्यता थी कालीबंगा। कालीबंगा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? हनुमानगढ़ से। ठीक है। इसकी नदी की बात करें तो कालीबंगा के नदी कौन कौन सी थी? तो आपको दो नदियां याद रखनी है। एक तो है सरस्वती, और दूसरी है त्वेस्तती। सरस्वती का दूसरा नाम हमने क्या बताया था? तो सरस्वती नदी का दूसरा नाम है कग्गर, जबकि द्वेस्तती का नाम क्या था? चौतंग या अपाया। ठीक है। तो ये तो हुई नदी की बात। यदि हम इसकी बात करें कि इसकी खोज किसने की, तो कालीबंगा की खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके उत्खनन की, और इसका उत्खनन हम पढ़ते हैं। तो उत्खनन में हमने आपको 3 नाम बताए थे, जिनमें से पहला नाम है बीबीलाल, सेकंड नाम है बीके थापर, तीसरा नाम हमने बताया एमडी खरे। ठीक है। इन तीनों ने यहाँ उत्खनन किया, और हमने आपको इसी में आगे बताया था कि इस अमलानंद घोष जो हैं वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि कालीबंगा का विकास सूथी संस्कृति से हुआ है। सूथी संस्कृति से हुआ है। सूथी संस्कृति कहाँ है? तो ये है बीकानेर। सूथी संस्कृति को इन्होंने प्राक कालीबंगा कहा। इसके अलावा सूथी संस्कृति को ही इन्होंने कालीबंगा प्रथम कहा। क्यों कहा है? क्योंकि सूथी संस्कृति जो है ये प्राक हड़प्पा संस्कृति का ही भाग था। कि जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो रही थी, उससे पहले की जो ग्रामीण संस्कृतियाँ रही थी उनमें सूथी संस्कृति भी थी। कुल्ली, सूथी, ये कुछ ऐसी संस्कृतियाँ थी जो प्राक हड़प्पा में शामिल होती हैं। यदि हम आगे बात करते हैं तो हमने बात की कि सूथी संस्कृति के अन्य केंद्र भी थे, जिनमें हमने पढ़ा एक तो पुंगल और दूसरा हमने पढ़ा सावणिया। जो
सोची संस्कृति के अन्य केंद्र थे। यदि डॉक्टर दशरथ शर्मा की बात करें, डॉक्टर दशरथ शर्मा, तो ये कालीबंगा को आईबीसी की तीसरी राजधानी बताते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है ये कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कालीबंगा जो है वो आईबीसी की दीनहीन बस्ती कहलाती है। कैसी बस्ती? दीनहीन बस्ती कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से पढ़ा कि हमें यहाँ से कौन कौन सी सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। यदि हम प्राप्त सामग्री की बात करें तो कालीबंगा से हमें पहली चीज की 5 स्तर तक की यहाँ खुदाई की गई है कि यहाँ का जो उत्खनन हुआ, ये उत्खनन कैसा है, तो ये 5 स्तर तक का है, 5 लेयर का उत्खनन किया गया है। यदि हम यहाँ की बात करें तो नगर के जो टीले हैं, नगर के जो टीले हैं, टीले कितने हैं इनमें ध्यान रखना है, 2 टीले। नगर के 2 टीले दीवारों से घिरे हुए हैं। ठीक है, दीवारों से क्या है, घिरे हुए हैं। ठीक है, इसके आगे जब हम बात करते हैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा के नगर में जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग से हमें जुता हुआ खेत मिला है। कैसा खेत मिला हुआ है? जुता हुआ खेत। और इस खेत की कहानी क्या है कि ये खेत हमें प्राक हड़प्पा और विकसित आईबीसी के प्रमाण देता है। ठीक है, कि ये हमें प्राक हड़प्पा और विकसित जो हड़प्पा है उन दोनों के प्रमाण की पुष्टि करता है। तो प्राक हड़प्पा का हमारा यहाँ से जानकारी हो गई है। अब विकसित हड़प्पा की बात करेंगे आगे। विकसित इसके अलावा हमारे यहाँ की बात की तो हमने बात की कि यहाँ की जो नालियाँ थी, नालियाँ कैसी थी? कच्ची। नालियाँ कैसी थी? कच्ची। अर्थात नालियों के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया? लकड़ी का। लकड़ी में भी खोखले तने का। ठीक है, इसके अलावा जब हम कालीबंगा की बात करते हैं तो यहाँ के जो घर थे, निर्माण में कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया है? कच्ची ईंटों का। तो घर कैसे बनाए? कच्ची ईंटों के। ठीक है, लेकिन फर्श कैसी बनाई इन्होंने? फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया। हमने बात की थी कि इनके जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के थे और इनकी जो नालियाँ थी वो लकड़ी की थी। इस कारण इन्हें क्या कहा गया? इस कारण इस कालीबंगा सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन की दीनहीन बस्ती कहा गया। यदि हम आगे बात करते हैं कि हमें यहाँ से और क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो हमें यहाँ से बेलनाकार मोहर मिली है। बेलनाकार मोहर मिली है जिसकी समानता किससे की गई है? मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया से की गई है। कि मेसोपोटामिया की भी मोहर जो थी वो बेलनाकार थी। इस कारण इस मोहर की समानता मेसोपोटामिया की मोहर से की गई है। यदि हम आगे बात करें तो हमें यहाँ से एक युग्मित शवदान मिला है। कैसा शवदान मिला है? युग्मित शवदान, जिसमें स्त्री पुरुष को साथ अपनाते हुए बताया गया है। इसके अलावा हमें यहाँ से प्रतीकात्मक शवदान भी मिले हैं।
ठीक है। यदि हम यहाँ से और बात करते हैं तो हमें यहाँ से इम्पोर्टेंट रूप में 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। यह अग्नि वेदिकाओं को ही हम यज्ञ वेदिका भी कहते हैं। इसके अलावा यदि हम यहाँ से बात करें तो हमें यहाँ से एक साथ 2 फसलों को उगाने के प्रमाण मिले हैं। एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण भी मिले हैं और ये हमें विकसित आईबीसी की जानकारी देता है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हमें छिद्र युक्त खोपड़ी मिली है। और ये खोपड़ी जो है ये हमें किसके प्रमाण देती है, तो ये हमें शल्य चिकित्सा का प्रमाण देती है कि यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो गए थे, शल्य चिकित्सा का कार्यक्रम शुरू हो गया था। इसके बाद हमें यहाँ से जो अंतिम बिंदु जो मिलता है वो क्या है कि हमें यहाँ से अस्त्र शस्त्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। किसके प्रमाण नहीं मिलते हैं? अस्त्र शस्त्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अस्त्र शस्त्र के प्रमाण नहीं मिले हमें। और ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये चीज़ें हमारी कालीबंगा सभ्यता को बताती हैं। कालीबंगा सभ्यता में हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। और यदि आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी सभ्यता को पढ़ते हैं। एक बार आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ वो रह ही गया हमसे कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या बताया मेरे से रह गया। ये शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। तो अब हम अगली सभ्यता के बारे में बात करते हैं। हमारी अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कहाँ स्थित है ये गणेश्वर सभ्यता? ये सीकर में थी, परंतु वर्तमान में नीम का थाना एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, इसलिए नीम का थाना आएगा। तो वर्तमान में गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना। यदि इसकी नदी की बात करें तो नदी कौन सी है? कांतली नदी। ये कैसी सभ्यता है? तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्र पाषाणिक। ठीक है। यहाँ से बात करें तो इसकी खोज किसने की? तो खोज करने वाले कौन थे इसकी? आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने इसकी खोज की 1977 में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो गणेश्वर सभ्यता से हमें क्या क्या प्रमाण मिले हैं, क्या क्या चीजें हमें मिली हैं। यदि हम इसके उत्खनन की बात करें, इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने करवाया और इनका सहयोग किया था विजय कुमार ने। ठीक है। तो सहयोगकर्ता कौन थे? विजय कुमार। यदि हम आगे बात करते हैं तो हमें गणेश्वर से क्या क्या प्राप्त होता है। हमें यहाँ से जो अवशेष हैं वो अवशेष हमें बताते हैं कि यहाँ से 2800 ईसा पूर्व के अवशेष हमें मिलते हैं। ठीक है। 2800 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त सामग्री जो है
उसमें ताम्र सामग्री की शुद्धता कितनी है। यहाँ से हमें जो ताम्र सामग्री मिली है इसमें 99% शुद्धता है। यहाँ से प्राप्त जो तांबा है वो कितना प्रतिशत, 99%, 99% शुद्ध मिला है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि यहाँ से जो IBC के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है इनके लिए तांबे की पूर्ति की जाती थी। क्या की जाती थी, तांबे की आपूर्ति की जाती थी। वो यहीं से की जाती थी या की जाती होगी, क्योंकि और इतने सारी चीज़ों की आपूर्ति जब कर रहे हैं तो हमें इसे ही ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा है, चन्नी कहा है। तो गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से हमें ताम्र आयुध और उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र आयुध और उपकरण प्राप्त होते हैं। क्या खास बात कि यहाँ से हमें मछली पकड़ने का कांटा मिला है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। पर ये कांटा हमें किस बात की ओर संकेत करता है कि यहाँ के जो निवासी थे, ये निवासी कैसे थे, सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी निवासी रहे होंगे, अर्थात वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। उसके बाद यहाँ के निवासियों ने आवास निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल किया। आवास निर्माण में किसका इस्तेमाल किया, पत्थरों का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये हमारी गणेश्वर सभ्यता है। आप इसमें देख सकते हैं हमने वो सभी चीज़ें इंक्लूड की हैं जो हमने वीडियो में जब गणेश्वर सभ्यता पढ़ी थी तब लगभग इसी प्रकार से हमने सभी चीज़ों को लेने का प्रयास किया है। गणेश्वर सभ्यता, सीकर, नीम का थाना वर्तमान में स्थित है। नदी कांतली नदी है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। खोज RC अग्रवाल ने की। उत्खनन RC अग्रवाल और उनका सहयोग किया था विजय कुमार ने। इससे यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो 2800 ईसा पूर्व के मिले हैं। यहाँ से जो ताम्र सामग्री मिली है वह 99% शुद्ध है। और ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि IBC सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो प्रमुख शहर हैं, दो प्रमुख नगर हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों को तांबे की आपूर्ति यहीं से कराई जाती होगी। इसीलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। हमें यहाँ से ताम्र आयुध और उपकरण मिले हैं। हमें यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला है जो यहाँ के निवासियों को सर्वाहारी बताता है। यहाँ के निवासियों ने आवास निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया। और इसके बाद हम अपनी अगली और लास्ट सभ्यता के बारे में बात करते हैं। हमारी लास्ट सभ्यता है बैराट सभ्यता। ठीक है, बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है, जयपुर। ठीक है, यह सभ्यता कैसी है, लोहयुगीन। ठीक है, इस सभ्यता के बारे में हमने जब पढ़ा था तो हमने इसकी बात की थी कि बैराट सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है, बाणगंगा। यहाँ हमने बात की कि यहाँ से हमें महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है।
ठीक है, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास था वो यही बिताया, जिसकी पुष्टि किससे होती है, जिसकी पुष्टि भीमतला से होती है। ठीक है, भीमतला क्या है, हमने ये पहले ही बता दिया है कि भीमतला वह स्थान है जहाँ से द्रौपदी को प्यास लगने के कारण भीम ने अपनी गदा मार के वहाँ से पानी निकाला था। तो वह स्थान भीमतला है जो आज भी है, जिससे पानी आज भी निकल रहा है। तो इस बात से यह पुष्टि होती है कि महाभारत काल में बैराट रहा होगा। इसके बाद हमने ये जाना कि मत्स्य जनपद जो है, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, जो कि वर्तमान का क्या है, बैराट है। आज भी विराटनगर है, वही विराट है। और हमें यहाँ से प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ से बात की कि हमें यहाँ से 1837 ईस्वी में पीजक डूंगरी से कैप्टन वर्ट को कौन सा शिलालेख, भाब्रू शिलालेख मिला। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।